जो ये प्रपोजल पेश किया सर मिश्र ने, और उसके बाद नेतन्याहू ने एक आर्टिकल लिखा वॉल स्ट्रीट जर्नल में, और उसे पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि जो मिस्र बोल रहा है वही नेतन्याहू ने लिख दिया है, या नेतन्याहू ने जो लिखा है उसे पहले मिस्र ने पढ़ दिया था। तो मतलब मैं ये कहूं कि दुश्मन इसराइल के हमास के सिर्फ इसराइल और अमेरिका ही नहीं है, जो अगल बगल में या साथ में बैठे हुए फलस्तीन अथॉरिटी के लोग हैं या अरब देशों के जो लोग हैं, वो भी पूरे दुश्मन है। वो भी चाहते हैं हमास टंटा खत्म हो। जो बातें सामने आ रही हैं कि यूएन के जो तमाम कानून हैं वो ये कहते हैं कि अगर किसी देश पर किसी तरह की कोई आर्मी ने कब्जा कर रखा है तो वहां के लोग अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर सकते हैं। तो अगर उस संदर्भ में बात की जाए तो हमास क्या गलत कर रहा है? तो क्या हमास के भीतर पॉलिटिकल विंग और मिलिट्री विंग में किसी तरीके का कोई टकराव हो रहा है क्या? धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कदम कदम पर ताकुब में है लाखों दुश्मन, कदम कदम पर ताकुब में है लाखों दुश्मन के लाल किले से निकाला गया जफर हूं मैं। ये बहादुर शाह जफर का शेर है, आप लोगों ने खूब सुना होगा। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि भैया मीर सादिक और मीर जाफर सिर्फ भारत की धरती पर ही नहीं हुए, पूरी दुनिया में ऐसे लोग पाए जाते हैं। जहां भी हक की लड़ाई होती है, जहां भी इंसाफ की लड़ाई होती है, आजादी की लड़ाई होती है, वहां पर कुछ लोग होते हैं उसी समाज के जो उनके खिलाफ कब्र खोदने का काम करते हैं। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि इजिप्ट यानी मिस्र ने हमास के लिए एक प्रपोजल पेश किया है जंगबंदी को लेकर। उसको लेकर जो हमास का राजनीतिक विंग है वो तो तैयार हो गया था, लेकिन मिलिट्री विंग ने उससे इनकार कर दिया। यानी कि प्रपोजल भी ऐसा लेके आए जिससे हमास में विरोध शुरू हो गया है। और उसके बाद जो आर्टिकल लिखा है नेतन्याहू ने वॉल स्ट्रीट जर्नल में, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जो मिस्र कह रहा था वही नेतन्याहू ने कहा है, या इसको उल्टा करके आप कह सकते हैं कि जो नेतन्याहू ने लिखा है वही मिस्र ने पहले पेश किया था। तो कैसे इस पूरे घटनाक्रम को देखा और समझा जा सकता है, जबकि इसके साथ कहीं ऐसी चीजें भी सामने आ रही हैं कि हमास घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है। तो इन्हीं सवालों के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ फिर से एक बार स्काइप के जरिए जुड़ रहे हैं कृष्णकांत जी यानी के जी, भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर है और जियो पॉलिटिक्स पर अपनी पैनी नजर रखते हैं और बेबाकी से तमाम चीजों से आपको रूबरू कराते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। मेरा पहला सवाल जो मैं आपसे सीधे करना चाहता हूं, अगर आप संक्षेप में बता पाएं कि मिस्र ने जो प्रपोजल रखा हमास के लीडरों के सामने, इस्लामी जिहाद के लीडरों के सामने, गाजा में शांति स्थापित कराने के लिए, वो क्या है? मुख्य रूप से उनका कहना है कि 2 हफ्ते के लिए कम से कम युद्ध बंदी हो, यानी सीज फायर हो, जो कि 3 से 4 हफ्ते तक बढ़ सकता है। और इस बीच में जो भी होस्टेजेस हैं, या मैं प्रिजनर ऑफ वॉर कहना चाहूंगा, क्योंकि दोनों के बीच में यह वॉर ही है, उसकी अदला बदली की जाए। उसके बाद से फाइनल स्टेज में, यानी कई स्टेजेस में चलेंगे, आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस विड्रॉ करेंगे, जो वह गाजा स्ट्रिप में अंदर घुसे हुए हैं। तीसरे उसमें है कि गाजा के ऊपर दावा की बात है, यह डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली इसका है, उसमें हमास नहीं करेंगे बल्कि एक यूनिफाइड गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स होगा। इस पे बहुत स्पष्टता नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है कि कई लोग होंगे, कई इसमें ऑर्गेनाइजेशंस होंगे जो मिलजुल के वहां पे गवर्नेंस करेंगे, गाजा में नहीं वेस्ट बैंक में भी। और तब तक यह जारी रहेगा जब तक अगला चुनाव ना हो जाए और इनडायरेक्टली इजराइल उससे संतुष्ट ना हो जाए। जी, जो ये प्रपोजल पेश किया सर मिश्र ने, उसके बाद नेतन्याहू ने एक आर्टिकल लिखा वॉल स्ट्रीट जर्नल में, और उसे पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि जो मिस्र बोल रहा है वही नेतन्याहू ने लिख दिया है, या नेतन्याहू ने जो लिखा है उसे पहले मिस्र ने पढ़ दिया था। तो नेतन्याहू ने क्या लिखा है, थोड़ा संक्षेप में उसको भी बता दीजिए। एक लाइन पहले मैं यह बताऊं कि नेतन्याहू ने कुछ समय पहले एक बयान दिया था कि अमेरिका के बाद यदि सबसे अधिक विश्वास है तो वह मिस्र यानी इजिप्ट पे है। चलिए, नेतन्याहू ने जो लिखा मुख्यतः 3 भाग हैं उसके। पहला यह है डिस्ट्रक्शन ऑफ हमास, यानी हमास को पूरी तरह
बर्बाद करना चाहते हैं। डीमिलिटराइजेशन ऑफ गाजा, यानी गाजा में किसी तरह की आर्मी नहीं होगी, वैसे ही कोशिश जैसे रूस यूक्रेन में कर रहा है। और तीसरा है डी रेडिकलाइजेशन ऑफ पैलेस्टीनियन फोर्सेज ऑफ पैलेस्टीनियन सोसाइटी, यानी पूरे पैलेस्टीन में वहां के लोग अब वह मांग नहीं करेंगे, उस तरह की योद्धा नहीं पैदा करेंगे, उस तरह का संघर्ष नहीं करेंगे जो आज तक करते रहे। यह बिल्कुल बकवास है। और चौथा इनडायरेक्टली या डायरेक्टली भी है कि गाजा के लोग यदि वहां से छोड़ के इजिप्ट या कहीं और जाकर बसना चाहते हैं तो इसका इजराइल स्वागत करेगा और उनको मदद भी करेगा। जी, मुझे लगता है चौथे वाले फार्मूले पे इजराइल को काम करना चाहिए, फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी तीन चीजों पे बात करने की। जी हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। चौथा वाला ही उसकी पूरी कोशिश है, उसने प्रचार भी किया है। और पूरे गाजा पट्टी में जिस ढंग से वो बमबारी कर रहा है, बिना यह देखे हुए कहाँ सिविलियन है, कहाँ हॉस्पिटल है, कहाँ रिफ्यूजी कैंप है, 20,000 से अधिक लोगों को मार चुका है, वह तो उसकी नीयत वही है जिसमें अमेरिका पूरी तरह से उसको साथ दे रहा है। जी, कुछ लोग कह रहे हैं सर कि ये जो आर्टिकल लिखा गया है उससे पहले मिस्र ने जो पढ़ा है, ये सब समानता है, बराबर है। क्या ऐसा लगता है आपको दोनों चीजें देखने के बाद? एक तरह से जो समानता नहीं है, पहले मैं वह बताऊं, वह यह है कि जब भी दो युद्ध वाले देशों में समझौता होता है तो दोनों अपना बाउंड्री बांधते हैं कि भैया ये सही नहीं है, ये है वो है। हालांकि चाहत होती है और आजमाने की कोशिश करते हैं, ये सप्लाई एंड डिमांड है, दोनों के बीच में बार्गेन होता है। उस तरफ से नेतान्याहू ने अपनी जितनी बकवास करनी थी, जितना भी जिंगोइज्म करना था, लिकुड पार्टी की जो ग्रेटर इजराइल बनाने की जो ख्वाब है उसको उन्होंने किया। समानता की जहां तक बात है, इजिप्ट का जो प्रपोजल है उसमें जो अंतिम पॉइंट मैंने कहा, या एक पॉइंट जो कहा, जिसमें यह साफ कहा गया है कि जो ट्रांजिशन के पीरियड में सरकार होगी वह उसकी देख रेख में, और जिसमें हमास नहीं होगा, वह तय करेगी कि किस ढंग से अंततः इजरायली डिफेंस फोर्सेस पूरी तरह से विड्रॉ करे। यानी इजराइल को मौका देता है कि जब हमास खत्म हो जाए, हमास हट जाए, हमास संघर्ष करना बंद कर दे, शायद हथियार से मुक्त हो जाए, उस हालत में इजराइल जो है सब पूरे के पूरे तरीके से वह क्या करेगा नहीं करेगा वो उसके ऊपर होगा। और यहाँ पे दोनों समानता होती है कि इजराइल की जो मंशा है हमास खत्म करने की, गाजा पट्टी को पूरी तरह कैप्चर करने की, वहां यह साफ नजर आता है। जी, मतलब मैं ये कहूं कि दुश्मन इजराइल के हमास के सिर्फ इजराइल और अमेरिका ही नहीं है, जो अगल बगल में या साथ में बैठे हुए फलस्तीन अथॉरिटी के लोग हैं या अरब देशों के जो लोग हैं वो भी पूरे दुश्मन हैं, वो भी चाहते हैं हमास टंटा खत्म हो। हमास को समझने के लिए हमें जानना होगा कि हमास केवल संघर्ष करने वाला, लड़ने वाला नहीं है, वह एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। पूरी तरह से उसने सत्ता में आने की एक जो इलेक्शन प्रोसेस होता है उसको भी किया है, और पूरे गाजा पट्टी में जनता उसके साथ है। और इससे जलन हो, द्वेष हो, या जो इस्लामिक कंट्रीज वहां के अरब कंट्रीज में हैं, मिडिल ईस्ट में है, उनका जलन हो, और जो खुलेआम रूप से जैसे बहरीन और यूएई हैं, जॉर्डन तो खैर है ही है, इनडायरेक्टली इजिप्ट भी है, यह सब उसके अपने नहीं है। अपने उसके बड़े लिमिटेड लोग हैं, जिसमें पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, हिजबुल्लाह है, और ईरानी समर्थक जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं सीरिया या आसपास के अरब कंट्रीज में और पूरे पैलेस्टीन लैंड में, इराक में, वो साथ में है। जी, जो बातें सामने आ रही हैं कि यूएन के जो तमाम कानून हैं वो ये कहते हैं कि अगर किसी देश पर किसी तरह की कोई आर्मी ने कब्जा कर रखा है तो वहां के लोग अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर सकते हैं। तो अगर उस संदर्भ में बात की जाए तो हमास क्या गलत कर रहा है? हमास बिल्कुल सही कर रहा है। इस पहले भी मैं कह चुका हूं, पूरे विश्व भर में जो जन आंदोलन खड़ा हो रहा है, रोष है जो जनता में, केवल अरब कंट्रीज में नहीं, पूरे यूरोपियन यूनियन में, अमेरिका, लैटिन अमेरिका और एशिया में भी जो चल रहा है, उनकी एक यही मांग है कि पैलेस्टीन को स्वतंत्र देश और एक सार्वभौम देश घोषित करो, उनको उसमें पूरी आजादी दो।
और वैसे मैं एक बता दूं कि जितने भी ये समझौता होते हैं वो इजराइल के पक्ष में जाते हैं। मार्च 1979 में जो कैंप डेविड एकॉर्ड हुआ था जिम्मी कार्टर के नेतृत्व में, उसको भी इजराइल ने अपने समय के साथ आते आते 1.5 वर्ष में उसको खत्म कर दिया। कोई भी वैसे समझौते मानने को तैयार नहीं है। एक लाइन यह भी बता दूं कि नेतन्याहू ने खुलेआम कहा है कि पिछले कई दशकों से वो, और काफी हंस के मजाक बना कर रहे थे, कि फिलिस्तीन की जितनी भी कोशिश रही है कि फिलिस्तीन एक स्वतंत्र देश बने, उसको नाकाम किया है और आगे भी नाकाम करते रहेंगे। जी। हमास को मिटाने का सपना देख रहे लोगों के सामने मैं टाइम्स ऑफ ये न्यूयॉर्क टाइम्स की ये खबर रख रहा हूं। इसमें छपा है कि एक तो आईडीएफ का कोई पूर्व अधिकारी है और एक सिम्बैट का कोई पूर्व अधिकारी, और वो कह रहे हैं कि जो दावे किए जा रहे हैं पिछले 2 महीने से कि हमने हमास को खत्म कर दिया, तमाम तरीके के हमले देखने के बाद, जद्दोजहद देखने के बाद, ऐसा नहीं लगता है कि हमास को मिलिट्री तौर पर कोई नुकसान पहुंचा हो या राजनीतिक तौर पर उसकी प्रतिष्ठा में कोई कमी आई हो। राजनीतिक तौर पर तो हमास निश्चित रूप से बढ़ा है, मिडिल ईस्ट नहीं पूरे विश्व भर में, जिसकी मैं बातें कर चुका हूं। और इससे इसकी मजबूरी है कि अमेरिका और इजराइल इस समझौते के लिए, पीस ट्रीटी के लिए तैयार हो रहे हैं। ऊपर से जितना भी बोले उनको लग चुका है कि तकरीबन 3 महीने के युद्ध के बाद भी। लेकिन मैं अगर आपको रोकूं और यही एक सवाल करूं कि अगर इजराइल के अधिकारी मान रहे हैं कि हमास कमजोर नहीं हो रहा है, हमास राजनीतिक तौर पर भी बढ़ रहा है और मिलिट्री तौर पे भी बढ़ रहा है, तो ये अरब देश और पैलेस्टाइन अथॉरिटी को क्यों नहीं दिख रहा है? वो हमास को हटाने पर क्यों तुले हुए हैं? हमास के बढ़ते क्षेत्र से और हिजबुल्लाह के इनके संबंध से और इराक के बढ़ते प्रभुत्व से, प्रभाव से, इनको डर है कि ये उसमें अंदर ना आ जाए। इनकी अपनी सत्ता जो भी छोटी मोटी है, ये सेक्टारियन पॉलिसी है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि लोग अपनी अपनी देख रहे हैं। पूरे विश्व भर की ये नीति है दुर्भाग्यवश आज। और इसलिए हमास आज जो है पॉलिटिकली सोशली तो बड़ा ही बड़ा है। हमास के में शामिल होने के लिए पूरे पैलेस्टीन लैंड में लोग वॉलंटियर हो रहे हैं, इसके बावजूद कि इजराइल पूरे के पूरे हमास के जितने पैलेस्टीनियन क्षेत्र में है, गाजा पट्टी में है, बर्बादी के बाद भी, और कहीं से भी हमास पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली भी, सोशली एंड मिलिटरली कमजोर नहीं हुआ, बढ़ रहा है। जी। तो क्या इसी वजह से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ये कहने को विवश हो रहे हैं कि 10 साल लग जाएंगे हमास को मिटाने में? वही नहीं, उन्होंने तो कहा ही है। अमेरिका के और इजराइल के भी कई अखबारों में, पत्रों में, और कई जो वहां के मिलिट्री एक्सपर्ट है इस बात को कहने लग गए कि हमास को आप नहीं बर्बाद कर सकते, आप छोड़ दीजिए। और इसी के कारण इजराइल के अंदर भी हजारों हजार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि नेतन्याहू इस्तीफा दो और युद्ध विराम की जल्दी से जल्दी घोषणा करो। जी। यूएनजीए के प्रस्ताव के आधार पर कुछ चीजें आपसे समझना चाहता हूं। पहला प्रस्ताव यूएनजीए में हुआ, 121 देशों ने वोट किया, कह सकते हैं फिलिस्तीन के हक में वोट हुआ। उसके बाद 153 हो गई दूसरे प्रस्ताव में संख्या, और ऐसे यूएनएससी में भी 13 देशों ने वोटिंग में हिस्सा लिया, रूस और अमेरिका ने हिस्सा नहीं लिया। तो क्या इसे भी हम इजराइल के खिलाफ पूरी दुनिया में बढ़ता हुआ संदेश न माने? बिल्कुल, जो जनसंहार हो रहा है हमास के अगेंस्ट, और पूरे गाजा पट्टी और यहां तक कि यमन में भी इन्होंने अब काफी शुरू करने की बातचीत चल रही है, पैलेस्टीन में तो है ही है। और इसके खिलाफ जो पूरी जनता उठ रही दुनिया में, ये 21वीं शताब्दी का यह प्रजातंत्र किस हद तक बर्बाद हो चुका है, खत्म हो चुका है, यह दर्शाता है। और इजराइल अमेरिका के खिलाफ पूरी की पूरी दुनिया की सरकारें जो न्यूट्रल ही बनने का, भारत भी कितनी भी अपनी दोस्ती का दावा कर ले इजराइल के साथ, उसने भी इजराइल के खिलाफ वोट दिया, और यह न्यूट्रलिटी खत्म होती जा रही है। और अमेरिका को भी जहां नजर आ रहा है कि अब इजराइल कुछ हफ्तों में क्या, कुछ महीनों क्या, ये साल भर में भी हमास को नहीं खत्म कर सकता है, यह पूरा का पूरा बदलाव जो नजर आ रहा है वह इजराइल के खिलाफ है और पैलेस्टीन जनता के साथ है। जी। चलिए इस सर्वे की बात करते हैं। एक सर्वे किया गया, हालांकि युद्ध के दौर में सर्वे कैसे किया जा रहा है इस पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं, लेकिन दावा किया गया कि जिस गाजा में पहले 38% लोग हमास को पसंद करते थे, वहां पर आज तादाद हो गई 44%, और जिस वेस्ट बैंक में हमास को सिर्फ 12% लोग पसंद किया करते थे, वहां पर तादाद पहुंच गई है 36।
यानी इस इलाके के अंदर भी जहां जंग चल रही है, पिछले 3 महीने से लोग मर रहे हैं, वहां पे भी हमास की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। ये बिल्कुल सही है। यह केवल एक सर्वे ही नहीं, सर्वे जिस ढंग से किया हो, यह तो खुलेआम नजर आ रहा है पूरे विश्व भर में। और इससे यह भी मैं कहने में नहीं हिचकूंगा फिर से दोबारा कि हमास कोई आतंकी संगठन नहीं, बल्कि यह एक अब देश के लिए लड़ने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक पार्टी है, एक पॉलिटिकल मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट ठीक। तहत के अंदर में अपने देश के लिए कुर्बानी कर रहा है और इसके समर्थक लोग बढ़ रहे हैं। जी हाँ। चलिए बात करते हैं जो है इजिप्ट के प्रपोजल को लेकर। खबरों में ऐसा चल रहा है, क्योंकि जो पॉलिटिकल विंग है हमास का, वो तो दूर बैठे हुए तस्वीरें देख रहा है, टीवी के जरिए तमाम चीजें उस तक पहुंच रही है, या इस्लामी जिहाद का भी जो पॉलिटिकल विंग है वो तमाम चीजें देख रहा है, तो वो कहीं ना कहीं इस प्रपोजल पर कुछ हद तक काम करने के लिए राजी हो गए थे। लेकिन जैसे ही मामला मिलिट्री विंग के पास पहुंचा, उन्होंने कहा खबरदार, हम किसी तरीके से ब्लैकमेल नहीं होंगे, हम झुककर बात नहीं कहेंगे। और जो याह्या सिंवार अभी तक गायब था, वो हमास का लीडर भी सामने आके सार्वजनिक रूप से बोलने लगा। तो क्या हमास के भीतर पॉलिटिकल विंग और मिलिट्री विंग में किसी तरीके का कोई टकराव हो रहा है क्या? टकराव उस ढंग का नहीं हो रहा है कि दोनों अलग अलग रास्ते पर, वह मुझे नजर नहीं आ रहा है। हाँ, आपसी मतभेद तो होते ही है, यह स्वाभाविक है। और हमास पैलेस्टीनियन पीपुल का एक ऐसा चेहरा बन के उभर रहा है जिससे हो सकता है कि इसके जो पॉलिटिकल विंग है, जो इसको संभवतः कंट्रोल में रखना चाहते हैं, उनको लग रहा है कि वो दरकिनार हो रहे हैं। लेकिन इसका ऐसा रिजल्ट नहीं होगा कि वो हमास को कमजोर करने की कोशिश करेंगे। मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल सही आपने कहा कि ऐसा नहीं होगा कि पॉलिटिकल विंग और मिलिट्री विंग आपस में इस तरीके से टकराएंगे कि जिससे हमास को नुकसान पहुंचे, क्योंकि हमास आज उस इलाके में एक विचारधारा बन चुकी है। जिसका बाप मरा वो हमास बन जाता है, वहां पर लोग ऐसी बातें कहते हैं। क्या ये तमाम देश जो चिंता में हैं हमास के बढ़ते हुए कद को लेकर, ये वाकई में हमास को दबा पाने में कामयाब हो पाएंगे? लास्ट में फिर से एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, या हमास जो है वो अगर बढ़ेगा तो इनके लिए क्या किसी तरीके की कोई दिक्कत पैदा करेगा, या वो अपने ही दायरे में रहेगा? हमास अपने दायरे में तो नहीं रहने वाला है तब तक जब तक कि पूरी फिलिस्तीन स्वतंत्र रूप में एक सार्वभौमिक देश में ना आ जाए। और जो वो लोग हैं जो हमास के खिलाफ हैं, ये हमें समझना चाहिए कि वो अपने आप में केवल ईर्ष्यावश या हमास से डर के उसका विरोध कर रहे हैं। जी नहीं, उसके पीछे इजरायली और अमेरिकी फोर्सेस हैं जो उन्हें विवश कर रहे हैं, बोलने को मजबूर कर रहे हैं। जहां उनका पूरा का पूरा, एग्जाम्पल के लिए इजिप्ट युद्ध होते ही उसने हमास का विरोध करना इसलिए शुरू किया क्योंकि इजिप्ट के ऊपर जो कर्ज था वह अमेरिका ने कहा कि हम उसको माफ कर देंगे, या इस ढंग की बातें हुई थी। तो यह अमेरिकी चाल, अमेरिकी वित्त पूंजी, अमेरिकी मिलिट्री फोर्सेस जो वहां पूरे मिडिल ईस्ट में जहां भी हैं और इजरायली है, उनके दबाव के कारण ये चीजें हो रही हैं। और हम इसके साथ कामना करेंगे कि पूरी फिलिस्तीन जनता की स्वतंत्रता और उनकी अखंडता फिर से जारी हो, जो 1946 से 48 के पहले था। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा कि जो चरण चुंबन है या जो भजन मंडली हैं वो भजन मंडली बने हुए हैं, इससे ज्यादा उनकी औकात कुछ नहीं है। ये अलग बात है कि वो कुछ टुकड़ों के लिए हमास के खिलाफ, फिलिस्तीन के लोगों के खिलाफ काम करते हुए खुल्लम खुल्ला दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी फिलिस्तीन के लोगों का, हमास के लोगों का हौसला टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा है, वो लगातार बढ़ रहा है। और इस बात को इजराइल भी, अमेरिका भी स्वीकार कर रहा है। आपने वक्त दिया, फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू मिस्टर अकरम।